Hello everyone. Good evening. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और बच्चे लोग कैसे हो? और कैसे हो सब? एवरीथिंग इज ओके एंड फाइन। और ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके। चलो फिर शुरू करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं और आ जाएं हैवी वाटर। आज का टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन का हैवी वाटर। ठीक है, तो हेडिंग देना हैवी वाटर। हैवी वाटर D2O। ठीक है, इसको हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं और ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो नॉन एज ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका डिस्कवरी किसने किया था? तो द क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ D2O goes to यूरे, है ना। और उसने ही प्रूव किया था, ही फर्स्ट प्रूव्ड दैट every 6,000 of molecules of ordinary water, first proved that ordinary water contains ordinary water contains one part of heavy water in 6,000 ordinary water, है ना। इन 6,000 ordinary water और parts of it, है ना।
तो प्रत्येक 6000 है ना, 6000 ऑर्डिनरी वाटर यानी वाटर में वन जो है, वन मोलिक्यूल जो है वो किसका होता है, तो D2O का होता है, यानी हैवी वाटर का। ठीक है, अब हैवी वाटर को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, हो गया। हाँ भाई बच्चे लोग, ओके। तो प्रिपरेशन, प्रिपरेशन तो लिखना हैवी वाटर, हैवी वाटर इज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। इसमें हमें दो मेथड्स देखना है, फॉलोइंग मेथड्स। ठीक है, मेथड फर्स्ट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप जानते हो कि दो सब्सटेंस जिसका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम होता है उसको हम लोग सेपरेट कैसे करते हैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग उन दो कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम होता है ना। तो इस चीज को याद रखना आप। तो मैं एक सेंटेंस ऐसे लिख देता हूं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको शॉर्ट में हम लोग एफ और डी कहेंगे, एफ डी। ठीक है, तो लिखना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड और डिस्टिलेशन ऑफ those two liquids in which their boiling point difference is very less। तो जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम होता है, दो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम होता है उसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो है सेपरेट करते हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है तो उसको हम लोग सिंपल जो है डिस्टिलेशन से जो है सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां अगर हम लोग देखें तो बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये आप सबको पता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज 101.5
101.4 है ना, 101.4 डिग्री सेल्सियस ये होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग डिस्टिलेशन कर देते हैं। डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने बताया है आपको। ठीक है, जब इसका हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं तो जो लाइटर है मींस वाटर, वो क्या होता है तो डिस्टिल हो जाता है पहले, और हैवियर मींस जो D2O है वो बचा हुआ रह जाता है, इज लेफ्ट बिहाइंड। तो लिखना कि द लाइटर फ्रैक्शन, यानी लाइटर फ्रैक्शन मींस वाटर इज डिस्टिल्ड फर्स्ट while heavier fraction means D2O is left behind। इसमें हम लोग क्या करते हैं तो एक फ्रैक्शनल कॉलम लेते हैं, उस फ्रैक्शनल कॉलम में जो है हम लोग दोनों को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो कितने पर गर्म करते हैं तो उसमें से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उस टेम्परेचर पर हम लोग गर्म करते हैं। जैसे यहाँ वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका 101.4 डिग्री सेल्सियस है, तो हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वाटर का जो है डिस्टिलेशन होता है, यानी कि वो वेपर बन जाता है, बट बचा रह जाता है क्या तो D2O। और दूसरा मेथड जो है हो गया, सेकंड मेथड जो है बाय फ्रैक्शनल फ्रीजिंग। ये तो डिस्टिलेशन हो गया जिसमें हम लोग गर्म करते हैं, और दूसरा है फ्रैक्शनल फ्रीजिंग जिसमें हम लोग फ्रीज करते हैं। सेकंड फ्रैक्शनल फ्रीजिंग। फ्रैक्शनल फ्रीजिंग, अब आप जानते हो कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन ये होता है। ठीक है, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ D2O is 3.82 डिग्री सेल्सियस है ना, मीन्स की ये केल्विन में हो जाएगा कितना तो 276.82 केल्विन इतना होता है। दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं तो इसको फ्रीज कर देते हैं कितने पर, तो हम लोग जो है फ्रीज कर देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर।
नो नो सॉरी 3.82 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, जब टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं, तो टेम्परेचर जब हम लोग 3.82 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, तो इस टेम्परेचर पर जो है D2O क्या होता है, ये फ्रीज कर जाता है, ठीक है, ये फ्रीज कर जाता है। ओके, देखो पहले इसको नोट कर लो आप, ठीक है। हाँ भाई, क्या बोर्ड क्लियर नहीं दिख रही है क्या? सुजाल, बोर्ड दिख रही है क्लियर? बोर्ड क्लियर दिख रही है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। केल्विन में आप करोगे, मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूं, है ना। 273 केल्विन, केल्विन में करोगे 273 किलो बन जाएगा, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट जो D2O का होता है, हैवी वाटर का, वो होता है 3.82 डिग्री सेल्सियस, मीन्स की 276.82 केल्विन, इतना होता है। तो इन दोनों लिक्विड्स को हम लोग सेपरेट करते हैं फ्रीजिंग जो है फ्रैक्शनल फ्रीजिंग से। फ्रैक्शनल फ्रीजिंग में क्या होता है, तो जिस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता है कि हम लोग गर्म करते हैं लिक्विड को, किस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तो दोनों में से किसी एक लिक्विड के, है ना, एक लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ना, उस टेम्परेचर पर हम लोग गर्म करते हैं। जैसे आपने देखा वहां कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और जो है D2O का बॉइलिंग पॉइंट होता है 101.42 इतना होता है डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। जब इस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, तो ये वेपराइज होता है, यानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है ना, और ये बचा रह जाता है। उसी तरह से तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उस टेम्परेचर पर हम लोग गर्म करते हैं। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है कि इसमें आप देखो कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका D2O का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 3.82 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस टेम्परेचर पर ले आते हैं, है ना, सब्सटेंस, यानी कि इस टेम्परेचर पर हम लोग फ्रीज कर देते हैं। किस पर, तो हम लोग जो है इस टेम्परेचर पर, ठीक है, मींस फ्रैक्शनल फ्रीजिंग में जिसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है उस टेम्परेचर पर हम लोग फ्रीज करते हैं। जब हम लोग फ्रीजिंग टेम्परेचर 3.82 डिग्री सेल्सियस करते हैं उस समय क्या होता है, तो D2O जो है ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना, ठीक। जब इस टेम्परेचर पर हम लोग ले आते हैं, है ना, सब्सटेंस को, तो D2O जो है हैवी वाटर, चूंकि फ्रीजिंग पॉइंट उसका 3.82 डिग्री सेल्सियस है, इस टेम्परेचर पर D2O क्या हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट वाटर तो होगा नहीं, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस है, पता है ना, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री। अभी मीन्स की इस टेम्परेचर पर वाटर जो है रिमेन एट लिक्विड फॉर्म, है ना। ये वाटर जो है ये किस फॉर्म में होगा, ये लिक्विड फॉर्म में होगा। तो इस टेम्परेचर पर 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जो है D2O हैवी वाटर सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा, जबकि वाटर जो है आपका लिक्विड फॉर्म में ही रह जाएगा। फिर हम लोग दोनों को वहां सेपरेट जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो बस याद रखना, बहुत सिंपल मेथड है। तो मेन इसका प्रॉपर्टीज है ना, मेन इसका प्रॉपर्टीज है। प्रिपरेशन वगैरह तो, है ना, कभी नहीं पूछता है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टीज में मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है।
और केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर आपको वाटर का याद है, ठीक है, तो फिर D2O का भी केमिकल प्रॉपर्टीज वही होता है, मींस इसका केमिकल रिएक्शन जस्ट वाटर की तरह ही होता है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपने 9th 10th में वाटर का जो है केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा, आपने वाटर का जो है वाटर का रिएक्शन पढ़ा होगा, मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, है ना, एसिड के साथ, तो बहुत सारे कंपाउंड के साथ आपने पढ़ा होगा। चलो मैं यहाँ इसको वाटर का भी बता दूंगा, है ना, D2O का बता दूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग एक साइड वाटर का लिखेंगे, एक साइड D2O का लिखेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे पहला हम लोग लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। चलो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, है ना। तो कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग को देखना है, सरफेस टेंशन जो इंपॉर्टेंट है। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सरफेस टेंशन और मोलिकुलर मास, डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, मोलिकुलर मास। एक मिनट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास, ठीक है। और हो सके तो ये प्रॉपर्टीज आप याद रखना। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का तो आपको पता ही है, 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में आप जानते ही हो कन्वर्ट करने, ठीक है। इसका हो गया 1.42, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट 3.82 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इसका हमने कितना देखा, तो 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका कितना 101.42 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी कम होता है, 1 ग्राम पर सीसी होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस। मैंने डेंसिटी के बारे में पिछले क्लास में आपको अच्छे से बताया था, ठीक है, वाटर का जब डेंसिटी में बता रहा था तो। और इसका जो डेंसिटी होता है, इसका डेंसिटी 1.1 होता है, ठीक है। इसका डेंसिटी 1.1 ग्राम पर सीसी होता है, यानी कि हैवी वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है। क्यों क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इसका मास ज्यादा होता है ना। इसका मास आप देखोगे, देखो इसका मोलिकुलर मास कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है, आप जानते हो। यानी मैं लिख देता हूं इधर, इसका जो है मोलिकुलर मास 18 ग्राम पर मोल होता है। और इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा भाई, तो ऑक्सीजन का 16 हो गया। और ड्यूटेरियम का, एक ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 2 होता है ना। ड्यूटेरियम का D 1 और 2, तो ड्यूटेरियम का जो है एटॉमिक मास 2 होता है, इसलिए 2 ड्यूटेरियम है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। तो इसका मोलिकुलर मास जो हो जाता है 20 ग्राम पर ml, ये हो जाता है, ठीक। चलो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन किसका ज्यादा होता है? सरफेस टेंशन वाटर का ज्यादा होता है। तो सरफेस टेंशन इसका होता है 72.8 और इसका होता है 67.8, है ना। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है, डाइन पर सेंटीमीटर, है ना। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर सरफेस टेंशन का यूनिट। और एक और डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाता है 1 × 10⁻⁻14 वाटर का, और इसका होता है 0.3 × 10⁻⁻14। यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट वाटर का ज्यादा होता है। वाटर जो है ज्यादा डिसोसिएट करता है, सेम टेम्परेचर पर वाटर का डिसोसिएशन ज्यादा होता है D2O से। क्यों ज्यादा होता है? तो मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जो होता है वीक होता है, और ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम के बीच का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है ना। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो आता है, यानी D2O में O और D के बीच का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होता है।
है ना, किससे, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, इसलिए। तो बॉन्ड डिसोसिएशन जितना ज्यादा होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट उतना ही कम होगा। नो, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 4 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं, है ना। जिस समय वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होगा, जिस टेम्परेचर पर वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होगा, उस टेम्परेचर पर जो है D2O का, हैवी वाटर का जो डेंसिटी है टी होता है 1.1 ग्राम पर सीसी होता है। और टेम्परेचर के साथ जिस तरह वाटर का डेंसिटी वेरी करता है, उसी तरह से हैवी वाटर का भी जो है डेंसिटी वेरी करता है। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से क्या होगा, तो डेंसिटी जो है वेरी करेगा लाइक वाटर, किसका, तो D2O का। तो इतना सा पैरामीटर जो है आप याद रखना, वाटर और D2O का। चलो अब हम लोग देखेंगे, चलो केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें कुछ रिएक्शंस देखना है, और मैं दोनों का रिएक्शन आपको बताऊंगा, वाटर के साथ का रिएक्शन भी, मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ वाटर का भी रिएक्शन, और हैवी वाटर का भी रिएक्शन। दोनों केमिकली जो है सेम होता है। हाँ, रिएक्टिविटी में दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों प्रोडक्ट सेम बनाता है। ठीक है, क्यों सेम बनाता है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में देखना बच्चे कि D2O हैवी वाटर इज केमिकली सिमिलर, है ना। D2O इज केमिकली सिमिलर टू ऑर्डिनरी वाटर, ठीक, बट डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है ना, ये कि डिसोसिएशन कांस्टेंट आप पढ़ोगे, मैंने डिसोसिएशन कांस्टेंट को मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि आपको अभी दिक्कत होगी, है ना। डिसोसिएशन कांस्टेंट आप पढ़ोगे जब केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, तो वहां आप डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ोगे। मैं थोड़ा सा बता दूं, डिसोसिएशन कांस्टेंट मींस जो है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम लोग के से डिनोट करते हैं, ठीक है। और के के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो, इसे मान लेते हैं कि वाटर है, ठीक है, या कोई एसिड है। चलो हमने एसिड लिया CH3, C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, ये एसिड है। अब ये एसिड है तो इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है H+ को रिलीज करना। तो ये क्या देगा, तो ये देगा CH3, C डबल बॉन्ड O माइनस और H+, ये देगा, ठीक। एसिटिक एसिड जब डिसोसिएट करेगा, डिसोसिएट मीन्स होता है, डिसोसिएट करना मीन्स की ब्रेक होना, है ना। तो ये जब ब्रेक होगा तो क्या देगा, तो एसिड आयन देगा और H+ आयन देगा, क्योंकि एसिड है तो H+ आयन देगा ही, ठीक है। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी K इक्वल टू क्या होता है, तो दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम लोग K से डिनोट करते हैं, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, यानी प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन और अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे इसमें हम लोग वाटर भी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वाटर के में जो है ये डिसोसिएट होता है, यानी वाटर जब आप डालोगे तो वाटर में ऐसा होगा, ठीक है, लेकिन यहां हमने वाटर नहीं लिया, चलो कोई बात नहीं, ये होता है। यानी कि K इक्वल टू
प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या, तो CH3 C डबल बॉन्ड O O माइनस, ठीक है, इंटू H प्लस, और अपॉन अपॉन क्या, तो CH3COOH, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला डिसोसिएशन कांस्टेंट का। अब आप देखो कि K, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसका, दोनों आयंस का, CH3CO माइनस और H प्लस आयंस का, इसका जितना ज्यादा ब्रेक करेगा, है ना, ठीक है, जितना ज्यादा ब्रेक करेगा कौन, ये एसिड, एसिड जितना ज्यादा ब्रेक करेगा उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट मींस कि कितना ज्यादा, है ना, एक कंपाउंड कितना ज्यादा डिसोसिएट करता है। तो वाटर का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि वाटर ज्यादा डिसोसिएट करता है। अगर सेम टेम्परेचर पर आप वाटर को और D2O को, हैवी वाटर को अगर आप डिसोसिएट कराओगे यानी ब्रेक करोगे, तो वाटर ज्यादा डिसोसिएट करेगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया था ना पिछले क्लास में, क्योंकि वाटर यानी कि वाटर में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है ज्यादा वीक होता है एज कम्पेयर टू डी जो है ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड। मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, इसको आप इसको अगर नोट करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। यस, ठीक है। तो किसी सब्सटेंस को डिसोसिएट करने में कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, है ना। हो गया। हाँ भाई, हो जाए तो बोलना। हो गया। ठीक है। तो देखो, वाटर और D2O, वाटर में जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, D2O में ड्यूटेरियम ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम के बीच का बॉन्ड है। अब ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम के बीच के जो बॉन्ड होता है ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, जैसे मैंने पिछले क्लास में कहा था कि ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम के बीच का जो बॉन्ड होता है, डी और डी के बीच का जो बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू एच, यानी इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो ज्यादा होता है, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होता है। और इसलिए इसका इसका जो रिएक्टिविटी होता है यानी हाइड्रोजन का जो रिएक्टिविटी होता है वो ज्यादा होता है ड्यूटेरियम से। ठीक उसी तरह से सिमिलरली यहाँ जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है ये वीक होता है, किसके, इसके कंपेरिजन में, और इसका जो बॉन्ड होता है ये थोड़ा स्ट्रांग होता है ना। इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी जो है कम होती है। मैंने क्या कहा कि D2O इज केमिकली सिमिलर, केमिकली ये सिमिलर होता है, जिस तरह से वाटर रिएक्ट करता है उसी तरह से D2O भी रिएक्ट करता है। अभी देखोगे, अभी मैं केमिकल रिएक्शन बताऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन दोनों के रिएक्टिविटी सेम नहीं होता है ना। तो तो ये वाटर जब ब्रेक करता है तो क्या देता है, H प्लस देता है और OH माइनस देता है ना। वाटर ब्रेक करता है तो H प्लस और OH माइनस देता है। ठीक उसी तरह से D2O जब ब्रेक करता है तो ये D प्लस और OD माइनस देता है, ठीक है। तो दिस इज द प्रोटॉन। आप जानते हो H प्लस को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रोटॉन कहते हैं, और इसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रॉन, है ना।
ठीक है, तो देखो, तो जो heavy water is chemically similar to water, but water is more reactive than D2O, ठीक है। बट वाटर का रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा होता है D2O से, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है इसके बॉन्ड जो होता है ना, इसका बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग बॉन्ड होने के कारण जल्दी ये ब्रेक नहीं करता है। मींस इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा एज कॉम्पेयर टू वाटर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बेस के बीच के बॉन्ड से। हो गया? तो हम लोग कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे, और सबसे पहले रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे मेटल के साथ। तो फर्स्ट में आप लिखना रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल्स। और मेटल के साथ रिएक्शन में मैं एक साइड जो है आपको वाटर के साथ रिएक्शन बताऊंगा, और एक साइड में आपको D2O के साथ बताऊंगा, है ना। तो आपको ये पता चल जाएगा कैसे दोनों जो है केमिकली सिमिलर है ना। तो देखो, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, सोडियम का वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे, पोटेशियम के साथ वाटर का रिएक्शन कराओगे, कैल्शियम के साथ वाटर का रिएक्शन कराओगे, क्या बनाएगा? तो इधर 2 मोल्स ले लो, 2 मोल्स ले लो और 2 मोल्स ले लो, ठीक है। क्या बनेगा? तो सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, आप जानते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और प्लस H2 गैस। इधर क्या बनेगा? तो 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। इधर क्या बनेगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, ये बनेगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अब इधर आते हैं हम लोग। इधर जब सोडियम D2O से रिएक्ट करेगा, इधर 2 मोल्स है ना, पोटेशियम और कैल्शियम, क्या प्रोडक्ट बनाएगा? तो ये बनाएगा NaOD, है ना। इधर क्या हो रहा है? इधर सोडियम के साथ कौन अटैच हो रहा है? तो हाइड्रोक्साइड आयन NaOH, है ना, ठीक। क्योंकि वाटर क्या दे रहा है? तो H प्लस दे रहा है और OH माइनस दे रहा है। और ये जो है चूंकि मेटल है, मेटल केटायन होता है, तो केटायन किससे रिएक्ट करेगा? तो एनायनिक पार्ट से रिएक्ट करेगा, यानी OH माइनस आयन से रिएक्ट करेगा। तो सोडियम OH से रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम OH से रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम OH से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ D2O क्या देगा? तो ये देगा आपका D प्लस और प्लस OD माइनस, ठीक। उसी तरह से सोडियम इसके नेगेटिव पार्ट यानी कि एनायन पार्ट से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा? NaOD। इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे सोडियम ड्यूट्रो, ड्यूट्रो ऑक्साइड। उधर सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम लोग कहेंगे सोडियम ड्यूट्रो ऑक्साइड, ठीक है। ड्यूट्रो, एक मिनट, इसको TERO, ड्यूट्रो ऑक्साइड। उसी तरह से थोड़ा सा मैं स्पेस दे रहा हूं, कैल्शियम प्लस 2D2, ठीक है।
ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा के ओ डी, है ना, के ओ डी 2 मोल्स प्लस D2 प्लस D2 यहां पर भी बनेगा, जिस तरह वहां वहां यहाँ H2 गैस निकलता है, यहाँ D2 गैस निकलेगा, D2 इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो पोटेशियम पोटेशियम ड्यूट्रो ड्यूट्रो ऑक्साइड, ठीक है। और कैल्शियम रिएक्ट करके कैल्शियम ड्यूट्रो ऑक्साइड बनाएगा प्लस ओ डी प्लस D2। दिस इज द कैल्शियम ड्यूट्रो ऑक्साइड। हाँ भाई, हो गया, हो जाए तो बोलना। चलो, अब कुछ मेटल के साथ ये ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करता है, वाटर भी और हैवी वाटर भी। जैसे आप इसका रिएक्शन मैग्नीशियम से कराओगे, एल्युमिनियम से कराओगे, जिंक से कराओगे, है ना, आयरन से कराओगे, तो ये क्या करता है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। जब वाटर का रिएक्शन कराओगे इसके साथ, वाटर वाटर, तो ये क्या फॉर्म करेगा, तो ऑक्साइड का और हाइड्रोजन गैस का। ठीक उसी तरह से इधर Al2O3H2, मैंने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया, आप कर लेना, ठीक है, आप जानते हो करने, आप कर लेना। और जिंक ऑक्साइड प्लस H2, और आयरन जो है Fe3O4 और प्लस H2। यानी यहां भी हाइड्रोजन गैस बना था, लेकिन वहां हाइड्रोक्साइड मिलता था, यहां हमें ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। ठीक इसी तरह से इधर भी होता है, सेम प्रोडक्ट बनता है इधर भी। मैग्नीशियम हैवी वाटर, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। क्या बनाएगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड Al2O3 ZnO और आयरन Fe3O4, सेम प्रोडक्ट। प्लस वहां हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, यहां क्या होगा, ड्यूटेरियम इवॉल्व होगा, D2 और D2। ठीक, बाकी रिएक्शन आप बैलेंस कर लेना, इधर बैलेंस करोगे तो इधर भी बैलेंस हो जाएगा, है ना।
हो गया। चलो ये तो रिएक्शन हो गया मेटल के साथ। अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। सेकेंड, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। मेटल ऑक्साइड में जैसे एक दो एग्जांपल लेता हूं, जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2, या पोटेशियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। इसका रिएक्शन जब आप वाटर से करोगे, ठीक है, वाटर से क्या बनाएगा, सोडियम जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। पोटेशियम क्या अगर बनाएगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। कैल्शियम क्या बनाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। एक मिनट, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाएगा, ठीक। ठीक उसी तरह से इधर भी जब आप सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन D2O से करोगे, या पोटेशियम ऑक्साइड का रिएक्शन D2O से करोगे, या कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन D2O से करोगे, सिमिलर प्रोडक्ट बनेगा। इधर क्या बनाएगा, सोडियम ड्यूट्रो ऑक्साइड, इधर क्या बनेगा तो पोटेशियम ड्यूट्रो ऑक्साइड, इधर क्या बनाएगा तो कैल्शियम ड्यूट्रो ऑक्साइड, है ना। हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। थर्ड, रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक। तो इधर वाटर के साथ और इधर हैवी वाटर के साथ। नॉन मेटालिक ऑक्साइड में हम लोग एक तो देखेंगे N2O5 के साथ, N2O5 के साथ वाटर का रिएक्शन। दूसरा हम लोग देखेंगे P2O5 के साथ वाटर का रिएक्शन, है ना। और एक देखेंगे हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ वाटर का रिएक्शन। ठीक उसी तरह से इधर भी N2O5 प्लस D2O, P2O5 प्लस D2O, SO3 प्लस D2O, ठीक है। तो डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है HNO3, 2 मोल्स ऑफ HNO3। नाइट्रिक एसिड आप जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड कहते हैं इसको, ठीक है।
नाइट्रिक एसिड। जब P2O5 के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है H3PO4, है ना। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 को हम लोग कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, है ना। इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, है ना। और सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड ये आप जानते ही होंगे, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ केमिकल, है ना। इसको सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल। बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इसका, है ना, केमिस्ट्री में, प्रैक्टिकल में, ठीक है, लेबोरेटरी में, मिस लेबोरेटरी में ही कहो, प्रैक्टिकल में लेबोरेटरी कहो, लेबोरेटरी में, इंडस्ट्री में, है ना, बहुत ज्यादा इसका यूज है, इसलिए इसको हम लोग किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। चलो हम लोग इधर आते हैं, इधर ये क्या बनाएगा, तो जो है इधर DNO3 बनाएगा, टोमोस। इधर क्या बनाएगा, तो D3 PO3 बनाएगा। और इधर क्या बनाएगा, D2SO4, जस्ट उसी तरह से, है ना। इधर हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन, इधर 2 न्यूट्रॉन आ जाएगा। इधर 3 हाइड्रोजन है, इधर 3 न्यूट्रॉन आ जाएगा। इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 न्यूट्रॉन आ जाएगा। इसका नेम क्या है, तो मैं आपको नेम बता देता हूं इसका। तो इसको हम लोग कहेंगे ड्यूट्रोनाइट्रिक एसिड, ड्यूट्रोनाइट्रिक एसिड। इसको हम लोग कहेंगे ड्यूट्रोफॉस्फोरिक एसिड। और इसको हम लोग कहेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के जगह पर हम लोग इसको क्या लिखेंगे, तो ड्यूट्रो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक, ड्यूट्रो सल्फ्यूरिक एसिड, ये होता है ड्यूट्रो सल्फ्यूरिक एसिड। हो गया। चलो 4 नंबर रिएक्शन विथ कार्बाइड, नाइट्राइड फॉस्फाइड, है ना। कार्बाइड, नाइट्राइड और फॉस्फाइड के साथ इसका क्या होता है फॉर्मूला, कार्बाइड का, नाइट्राइड का या फॉस्फाइड का, ये हम लोग देखेंगे। तो हम लोग वाटर के साथ भी रिएक्शन कराएंगे और D2O के साथ भी रिएक्शन कराएंगे, दोनों का, इस तीनों का, कार्बाइड का, नाइट्राइड का और फॉस्फाइड का। तो देखो, फर्स्ट हम लोग लेंगे कैल्शियम कार्बाइड, CaC2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, है ना। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन वाटर के साथ हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग एल्युमिनियम कार्बाइड का देखेंगे, Al4C3, एल्युमिनियम कार्बाइड का देखेंगे रिएक्शन वाटर के साथ। ठीक उसी तरह से कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन देखेंगे हम लोग D2O के साथ, और एल्युमिनियम कार्बाइड का हम लोग रिएक्शन देखेंगे D2O के साथ। ठीक, कैल्शियम कार्बाइड, इसको हम लोग कहेंगे एल्युमिनियम कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड।
तो पहले हम लोग कार्बाइड का रिएक्शन देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे नाइट्राइड का और फास्फाइड का रिएक्शन। तो देखो कैसे रिएक्शन करता है, तो ये प्रोडक्ट पहले क्या बनाता है, पहले मैं ये बता दे रहा हूं। ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस प्लस क्या बनाता है, तो प्लस ये बनाता है एसिटिलीन यानी C2H2। ठीक है, यानी इनऑर्गेनिक आप देख लो, दिस इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है ना, दिस इज द इनऑर्गेनिक सॉल्ट और वाटर, ये दोनों मिला के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है एसिटिलीन। इसको हम लोग इथाइन भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा इसे नीट और जेई में, कई बार, एक दो बार नहीं, इथाइन। ठीक है, एसिटिलीन बनाता है C2H2। कैसे होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। उसी तरह से एल्युमिनियम कार्बाइड क्या बनाता है, तो एल्युमिनियम कार्बाइड जो है ये बनाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मेथेन बनाता है। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मेथेन ये बनाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस CH4। यहां भी देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, मेथेन ये बनाता है। रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं किया है, आप रिएक्शन बैलेंस कर लेना। ठीक है, यहां अगर आप 2 लिखोगे तो बैलेंस हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है, यहां आपको कितना लिखना पड़ेगा, तो यहां आपको लिखना पड़ेगा जो है 12 मोल्स ऑफ वाटर, है ना, 12। आप इसको 12 मोल्स ऑफ वाटर से रिएक्शन कराओगे तो ये आएगा आपका, है ना, तो ये आपका 4 आ जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा, मेथेन कितना आएगा, तो 3 मोल्स ऑफ मेथेन बनेगा, है ना। चलो ये हो गया। अच्छा, ये रिएक्शन कैसे होता है थोड़ा सा मैं इसका बता रहा हूं। देखो इधर मैं ऊपर में बता रहा हूं, देखो कैसे रिएक्शन होता है। जैसे कैल्शियम कार्बाइड जो है, कैल्शियम कार्बाइड का ये स्ट्रक्चर होता है, C और Ca ये होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड, कार्बन कार्बन के बीच 4 बॉन्ड होना चाहिए, 1 2 3 4। जब ये ब्रेक करता है बच्चे, तो ये ब्रेक करता है तो क्या देता है, कैल्शियम 2 प्लस देता है और प्लस C2 माइनस देता है। ठीक है, C2 माइनस, 2 कार्बन है। ठीक है, इस तरह से, और आप इस तरह भी लिख सकते हो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन माइनस और माइनस ये देता है। ठीक है, देख लो आप, तो बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। वॉइस वॉइस क्रैक हो रहा है, 1 मिनट। हाँ भाई, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड जब ब्रेक करेगा तो ये देगा। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, वाटर वाटर का रिएक्शन कराते हैं, तो जो वाटर के साथ जो मैकेनिज्म होगा वही मैकेनिज्म इसके साथ भी होगा, है ना। तो यहाँ वाटर आएगा, तो वाटर आप जानते हो वाटर क्या देता है, तो वाटर जो है आपका वाटर HOH ये क्या देता है, तो ये देता है H प्लस और प्लस OH माइनस ये देता है। ठीक है, तो आप देखो ये जो केटाइन, इसका जो केटाइनिक पार्ट है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, एनायनिक पार्ट से, यानी कैल्शियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, OH से। यानी यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बनाएगा, कैल्शियम यानी केटाइन इसके एनायन से रिएक्ट करेगा, और कार्बन जो है किससे रिएक्ट करेगा, तो ये कार्बन पर क्या है, माइनस चार्ज है, तो 1 माइनस इधर है और 1 माइनस इधर है, तो क्या बनेगा देखो, है ना, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में और एक हाइड्रोजन किधर आ जाएगा, तो ये राइट साइड में आ जाएगा। इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ में आई। तो कैल्शियम कार्बाइड ये ब्रेक करेगा, कैल्शियम 2 प्लस आयन बनाएगा प्लस C2 2 माइनस आयन बनाएगा। ये वाटर ब्रेक करेगा H प्लस और OH माइनस, तो केटाइन के पास एनाइन जाएगा और ये एनाइन के पास केटाइन जाएगा, तो ये H प्लस इधर 1H प्लस इस कार्बन से अटैच होगा और 1 हाइड्रोजन जो है इस कार्बन से अटैच होगा और ये बना देगा C2H2 एसिटिलीन और इधर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो इसी तरह से सारे में होता है। ठीक है, इसमें भी उसी तरह से होता है। ठीक, आप दोनों को ब्रेक कर दो, वाटर को ब्रेक कर दो और कार्बाइड को ब्रेक कर दो और इसके केटाइनिक पार्ट को इसके एनायनिक पार्ट से जोड़ दो और इसका एनायनिक पार्ट इसके केटाइनिक पार्ट से जोड़ दो। ठीक,
चलो अब हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ भी वही बनेगा क्या, तो यहाँ बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह पर जो है ओडी हो जाएगा, ओडी होल टू, और प्लस क्या बनेगा, तो C2 और D2 बनेगा, C2D2 है ना, C2D2, वहां C2H2 होता था, यहाँ C2D2 होगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ड्यूट्रो एसिटिलीन, ड्यूट्रो एसिटिलीन, उधर एसिटिलीन बना था, इधर ड्यूट्रो एसिटिलीन। इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी एल्युमिनियम ड्यूट्रो ऑक्साइड ये बनाएगा, प्लस इधर क्या बन जाएगा, उधर मिथेन बनता था, इधर क्या हो जाएगा, CD4 बनेगा, है ना। बाकी रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हैं इसी तरह से, इधर 12 मोल्स ऑफ वाटर ले लो आप, सॉरी हैवी वाटर ले लो, 1 मोल Al4C3, 12 मोल्स ऑफ हैवी वाटर, इधर 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ड्यूट्रो ऑक्साइड बना, और 3 मोल्स ऑफ ड्यूट्रो मिथेन बना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ड्यूट्रोमेथेन, ड्यूट्रोमेथेन, ठीक है। तो कार्बाइड के साथ हो गया, उसके बाद हम लोग देखते हैं नाइट्राइड के साथ रिएक्शन। बीच में ब्लर हो रहा है, अच्छा अच्छा, ओके, एक मिनट, क्लियर है, चलो ठीक। तो कार्बाइड के साथ अब हम लोग देखेंगे नाइट्राइड के साथ रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन मीन्स नाइट्राइड के साथ, तो एल्युमिनियम नाइट्राइड प्लस वाटर, और नाइट्राइड में हमें एक ही देखना है एल्युमिनियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन, इधर हमें देखना है एल्युमिनियम नाइट्राइड प्लस D2 हैवी वाटर, क्या बनाएगा, तो ये जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस अमोनिया बनाता है, ठीक है। एल्युमिनियम नाइट्राइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस अमोनिया NH3, अमोनिया बनाता है, ठीक है। और इधर क्या बनेगा, तो इधर बनेगा एल्युमिनियम ड्यूट्रो ऑक्साइड, एल्युमिनियम ड्यूट्रो ऑक्साइड प्लस अमोनिया की जगह पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ NH3 है, इधर आ जाएगा ND3, ठीक है, ड्यूट्रो अमोनिया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ड्यूट्रो, ये तो अमोनिया हो गया, आप जानते हो दिस इज अमोनिया, और इसको हम लोग कहेंगे ड्यूट्रो, सब में ड्यूट्रो लगा देना है, ड्यूट्रो अमोनिया, ड्यूट्रो अमोनिया। और नेक्स्ट है फास्फाइड के साथ रिएक्शन, कार्बाइड के साथ हो गया, नाइट्राइड के साथ हो गया, फास्फाइड, फास्फाइड में हमने देखना है Ca3P2 के साथ रिएक्शन, Ca3P2 के साथ प्लस वाटर, इधर Ca3P2 प्लस हैवी वाटर, क्या बनाएगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस ये बनाता है PS3 फास्फिन, फास्फिन गैस, अमोनिया के बाद जो है फास्फिन गैस ही आता है, अमोनिया के नीचे एक ही ग्रुप का है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं फास्फिन, है ना, एक ही ग्रुप है, जैसे अमोनिया NH3, उसके बाद PS3 फास्फिन, उसके बाद AsH3 आर्सिन, है ना, ये तो एक ही ग्रुप का हाइड्राइड्स है, सेम ग्रुप का हाइड्राइड्स होता है, अमोनिया फास्फिन सेम ग्रुप का हाइड्राइड्स होता है, ठीक है। फास्फिन, इधर क्या बनेगा, तो इधर बनेगा कैल्शियम ड्यूट्रो
ऑक्साइड और प्लस इधर PS3 है तो इधर क्या आ जाएगा, तो PD3 आ जाएगा, PD3 है ना। ड्यूट्रोफॉस्फेन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ड्यूट्रोफॉस्फेन, ड्यूटेरोफॉस्फेन। ये तो ठीक है, तो ये जो है आपका रिएक्शंस हो गया। अब एक छोटा सा रिएक्शन बचा रह गया, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग को 5 मिनट्स इसमें लगेगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो और थोड़ा सा हमें हैवी वाटर भी पढ़ना, सॉरी हैवी वाटर करते हैं, हमें पढ़ना है इसके बारे में, क्या कहते हो, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर एक ये, और एक टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। तो ये दो टॉपिक है हमारा, है ना, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर और दूसरा हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, हो गया, चलो ओके ओके ऑल माय डियर, बाय, फिर मिलते हैं हम लोग।